स्वागत है आपका E2E क्लासेस में। आज हम बात करेंगे सेमेस्टर 1 के AEC हिंदी के क्वेश्चन पेपर पर। इसका एग्ज़ाम हो चुका है, सभी अच्छे से एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो बात करते हैं कि हमारे बताए गए जितने भी क्वेश्चन थे उससे कितने प्रश्न पत्र पर जो सवाल पूछे गए थे वो कितने तरीके से मैच कर रहे हैं, किस तरह से सवाल आया और हमने जो बताया उसमें कितनी समानता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले ये महत्वपूर्ण सूचना कि अब सेमेस्टर 2 में जो भी विद्यार्थी AEC हिंदी लेंगे उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इससे आपको जानकारी मिलेगी कि आपका प्रश्न पत्र किस तरह से तैयार होगा, आधार यही रहेगा और आप देख पाएंगे कि हमारे बताए गए जितने भी सवाल थे उनमें से कितनी समानता है जो कि अब प्रश्न पत्र पे पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, 16 अप्रैल को फर्स्ट सिटिंग में जिन भी विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया है उस के प्रश्न पत्र पर यदि हम गौर करें तो आपको सवाल यहाँ नज़र आ रहा है, इनमें से संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है। तो आपको पता है कि संविधान की अनुच्छेद की यदि बात करें तो क नंबर आंसर सही होगा। 343 अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है। और इसके साथ ही मैं ये भी बताती चलूँ कि ऑब्जेक्टिव का जो है, मैं पहले ही बोली थी, कहीं कोई और छोड़ नहीं है। ये एक वृहत महासागर जैसा है, कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। तो ये केवल आपके जनरल नॉलेज पर डिपेंड करेगा। तो इसी तरह से आप ऑब्जेक्टिव का आनंद लीजिए, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है और उम्मीद है बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया होगा। अब बात करते हैं दूसरे सवाल का, जो पहले कभी नहीं हुआ। इसके लिए एक शब्द का चयन करना है, जिसे हम कहते हैं ना अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। व्याकरण में एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना होता है। तो इसी से संबंधित यह सवाल आपके प्रश्न पत्र पर 16 अप्रैल को पूछा गया है और अनेक शब्द यह है कि जो पहले कभी नहीं हुआ। तो जो पहले कभी नहीं हुआ उसे हम कहते हैं अभूतपूर्व। ठीक है, भूतपूर्व का मतलब होता है जो बीत चुका है, अभूतपूर्व यानी पहले कभी नहीं घटित हुआ। तो इसका आंसर है अभूतपूर्व। अब आगे बात करते हैं, अगले सवाल को देखें। तो देखिए, इनमें से कौन सा शब्द दो से अलग है। आपको यह जानकारी देनी है कि कौन सा शब्द अलग है। तो सबसे पहले तो हम तीनों शब्द का अर्थ जानेंगे। अनिल का मतलब होता है हवा, समीर का मतलब भी होता है हवा, अनल का मतलब होता है आग। अब इसका अर्थ जानने के बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि इनमें से कौन सा शब्द शेष दो से अलग है। तो ये जो ग नंबर ऑप्शन है, ये अनल का अर्थ आग निकल रहा है, ये अलग है। ठीक है, इसी तरह से चौथा सवाल पूछा गया है, आंख की किरकिरी होना मुहावरे का अर्थ बतलाना है। तो इसका सिंपल सा उत्तर है अप्रिय लगना। जब हम किसी को आंखों में खटकते हैं जो हमें नहीं भाते हैं वो कहलाते हैं अप्रिय, तो आंखों की किरकिरी हो जाते हैं वो। अब यहाँ पर अगला सवाल है कि इनमें से बिहार की राजभाषा कौन है। ध्यान दीजिएगा, बिहार की राजभाषा। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ भोजपुरी भी ऑप्शन में है तो भोजपुरी बोली जाती है, लेकिन जब राजभाषा की बात करते हैं ना तो यहाँ ऑप्शन होगा हिंदी। हिंदी बिहार की राजभाषा है। और बात करें तो बिहार की जो राजभाषा है ना वह और भी मैं आपको ऑप्शन के तौर पे बता देती हूँ, क्योंकि अगर आगामी सेमेस्टर में सवाल पूछेगा तो आप इसका उत्तर दे पाएंगे। हिंदी उर्दू ये दोनों बिहार की राजभाषा है, बिहार की राजभाषा है। तो अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं, अगर कभी उर्दू पूछा तो आप उर्दू पे भी टिक कर सकते हैं।
ठीक है। इनमें से पहले नंबर पर हिंदी आती है और दूसरे नंबर पर राजभाषा जो है वो उर्दू है। तो बिहार की जो राजभाषा है ये आपको समझ में आ गया। आपके यहाँ उत्तर ये ग हो जाएगा क्योंकि हिंदी है, अंग्रेजी का कोई लेना देना नहीं है। और भोजपुरी अभी तक बोली है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। भोजपुरी ना अभी बोली की श्रेणी में है, वो धीरे धीरे भाषा की तरफ बढ़ रही है, पूरी तरह से भाषा की श्रेणी इसे नहीं मिली है। तो भोजपुरी की गिनती बोली में आती है। अब अगले सवाल की बात करें तो अब आप यहाँ देखिए, 16 अप्रैल को जो ग्रुप बी में व्याख्यात्मक यानी लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है उसमें सबसे पहला है संक्षेपण से आप संक्षेपण किसे कहते हैं, एक अच्छे संक्षेपण की विशेषता बताइए। तो देखिए एईसी के पहले ही वीडियो में जो सिलेबस की जानकारी देने के साथ साथ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताया गया था उसमें आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ संक्षेपण से आप क्या समझते हैं, विस्तृत चर्चा करें। अब विस्तृत चर्चा करें में यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि आप विशेषता बताइए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर समास, अब देखिए समास को परिभाषित करते हुए उसके भेद को स्पष्ट करें। और यहाँ 5 नंबर का सवाल आया हुआ है कि समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो समास किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए और यहाँ पर भेदों को स्पष्ट करें। कुल मिलाकर ये दोनों बात एक तरह से हो गए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सिलेबस में ना लिंग निर्णय दिया गया है। तो लिंग निर्णय क्या है, बहुत ही सामान्य विषय था, सामान्य टॉपिक है। अब आपको यहाँ दे दिया गया है सवाल की पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा देकर लिंग निर्णय के आधार को बताइए। तो यहाँ पर लिंग निर्णय की जानकारी के बारे में सवाल पूछ दिया गया है जिसका यहाँ पर उल्लेख तो नहीं है, लेकिन ये बहुत सामान्य टॉपिक था, इससे भी संबंधित सवाल पूछ दिया गया है। अब बात करते हैं, देखिए भाषा संप्रेषण, यहाँ पर एक सवाल बच जाता है आपका, भाषा संप्रेषण की अवधारणा और महत्व पर प्रकाश डालें, ये सवाल पूछा गया है। तो यहाँ आपके यूनिट 2 में जो संप्रेषण है, केवल इसके आगे आप देखिए संप्रेषण की परिभाषा और यहाँ पर उसके प्रकार, और आप देखिए यहाँ महत्व का भी जिक्र किया गया है। ये क्वेश्चन पहले से ही संभावित प्रश्न में आपको बताया गया है कि आपको इसके आधार पर तैयारी करनी है। यहाँ पर लगभग इसी से मिलता जुलता सवाल पूछा गया है, बस केवल यहाँ पर भाषा को जोड़ दिया गया है। तो भाषा संप्रेषण की अवधारणा क्या है, परिभाषा में जो बातें लिखी होती हैं वही एक तरह से अवधारणा में प्रकट हो जाती हैं। और महत्व की आप बात कीजिए, तो देखिए यहाँ महत्व भी पहले से आपको बताया गया है, आपको एक अनुमान दिया गया है कि आप इस पर तैयारी करें और ठीक ठीक इससे प्रश्न जो है मैच कर रहे हैं। अब बात करते हैं, यहाँ देखिए छठा प्रश्न जो पूछा गया है, पल्लवन का अर्थ स्पष्ट करते हुए एक कुशल विस्तारक के गुण लिखिए। तो आपको यहाँ पर 5 नंबर सवाल नजर आ रहा है, पल्लवन से आप क्या समझते हैं, उसके नियमों को भी स्पष्ट करें। तो यहाँ जो कुशल विस्तारक लिखा हुआ है ना, विस्तार करना कुशलता के साथ, अर्थात आपको नियमों को स्पष्ट करना है कि नियम के आधार पर आप किस तरह से उसको विस्तारित करते चले जाएंगे। तो लगभग प्रश्न का स्वरूप बदला है लेकिन उत्तर हुबहू वही रहेगा। तो ये भी पूरी तरह से मैच किया। 16 अप्रैल 2024 को फर्स्ट सिटिंग में, ये ध्यान दीजिए। अब आगे बात करते हैं, 16 अप्रैल को सेकेंड सिटिंग में जिनका एग्जाम था वो ध्यान दीजिए। तो पहला ही ऑब्जेक्टिव सवाल है कि ईश्वर पर आस्था नहीं रखने वाले को क्या कहते हैं। तो आप सभी को पता है नास्तिक कहते हैं, नास्तिक इसका सही उत्तर है। और आस्तिक किसे कहते हैं, जिसकी आस्था ईश्वर में होती है, ईश्वर में आस्था होती है वो आस्तिक कहलाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ईश्वर में आस्था होती है वो आस्तिक। और कृतज्ञ, यहाँ पर एक आपको शब्द दिया है कृतज्ञ। तो कृतज्ञ का अर्थात होता है जो उपकार को न माने, जो आपने कभी किसी की भलाई की और आपने कभी भी उसको ये जताने की कोशिश नहीं की, लेकिन फिर भी समय के जब समय बदलता है और आपको मदद की आवश्यकता होती है तब आपको मदद ना मिले, तो लगता है ना कि सामने वाले को मैंने मदद की लेकिन मुझे उसने ऐसे ही छोड़ दिया समस्या में। तो कृतज्ञ का मतलब यही होता है, जो किए गए उपकार को ना माने वो कृतज्ञ कहलाता है कृतज्ञ कहलाता है। ये तो आप जब जान के रखेंगे ना, और खास करके सेमेस्टर 2 में जो एईसी हिंदी लेने वाले हैं उनके लिए तो यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आप इस तरह से न केवल प्रश्नों के आधार बल्कि आप बहुत सारे नए शब्द के अर्थ भी सीख रहे हैं।
तो यहाँ से अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सीमित खर्च करने के लिए, सीमित खर्च करने वाला के लिए एक शब्द आपको बतलाना है। ऑप्शन में है मितव्ययी, अपव्ययी और कृतज्ञ। तो आपको देखिए, मितव्ययी, मित का मतलब होता है, मित का मतलब होता है कम, ठीक है। तो सीमित का अर्थ भी होता है कम, तो सीमित खर्च करने वाला का आंसर तो मितव्ययी होगा। अब अपव्ययी का अर्थ क्या है? अपव्ययी का अर्थ होता है व्यर्थ खर्च करने वाला, व्यर्थ खर्च करने वाला। जो व्यर्थ खर्च करता है ना, वो अपव्ययी कहलाता है। और कृतज्ञ किसे कहते हैं? जो उपकार को माने, जो उपकार को माने, स्वीकारे कि हाँ उन्होंने मेरी मदद की थी, उन्होंने मुझ पर उपकार किया था, वो कृतज्ञ कहलाता है। तो सही आंसर क्या हो गया इस प्रश्न का? मितव्ययी। सीमित खर्च करने वाला मितव्ययी कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर कौन से इनमें से कौन सा एक शब्द है जो दो से अलग है। आपको एक अलग शब्द को छांट कर निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इसका अर्थ जानेंगे। वारिज का अर्थ क्या होता है, पहले यही देख लेते हैं। वारिज का अर्थ होता है कमल। वारिज का भी अर्थ क्यों कमल होता है? क्योंकि वारिज में ज लगा है ना, जल से उत्पन्न होने वाला वारिज होता है। वारिद, यहाँ द है, वारिद का अर्थ हुआ बादल, ये ध्यान दीजिए, वारिद का अर्थ बादल हो जाता है। और अंबुज किसे कहते हैं? अंबुज का अर्थ भी होता है कमल, ठीक है। अब आप स्पष्ट तरीके से इस प्रश्न को पढ़िए। इनमें से कौन सा शब्द शेष दो से अलग है? तो शेष दो से कौन सा अलग है? ये वारिद, क्योंकि इसका ये बादल निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर वारिद इसका सही उत्तर हुआ। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपको सीधे सीधे ये समझना है ना कि ऑप्शन बहुत नजदीकी मामला का है। लोभ करना, झूठा ढोंग करना और लाभ में रहना, लाभ में रहना, झूठा ढोंग करना और लोभ करना। तो गुड़ खाए अर्थात गुड़ आप मीठा खा रहे हैं और गुड़ से बने हुए पुए के लिए इनकार कर रहे हैं, यानी गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? झूठा ढोंग करना। जो झूठा ढोंग करते हैं वो गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करें, उनके लिए ये मुहावरे का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं वर्तमान समय में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो सबसे पहले तो आपको यह जान लेना चाहिए, जब राजभाषा आयोग की बात हो रही है ना, तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष का नाम आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए। प्रथम अध्यक्ष हैं बाल गंगाधर खरे। बाल गंगाधर खरे। ये प्रश्न कभी भविष्य में पूछ सकता है, आपको उत्तर पता होना चाहिए। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे हैं, ठीक है। अब राजभाषा आयोग के अध्यक्ष जो ये सवाल पूछा है, तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि ये जो पद है ना, ये एक तो होता है राष्ट्रीय स्तर पर और दूसरा होता है राज्य स्तर पर, ठीक है। ये महत्वपूर्ण बारीक अंतर आपको पहले समझ लेना है कि ये पद दो जगह काम करता है, राष्ट्रीय स्तर पर और ये राज्य के स्तर पर। तो ये जो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष है ना, ये सवाल जब सबसे पहले राजभाषा आयोग का गठन हो रहा था उस समय का, यानी राष्ट्रीय स्तर का है। अब आपको यहाँ सवाल जो पूछा गया है उसमें ऑप्शन है डॉक्टर विनय पाठक, श्री चंद्रभूषण प्रसाद, नीरज सिन्हा। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि डॉक्टर विनय पाठक के बारे में ये जानकारी है कि ये छत्तीसगढ़ में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत रहे हैं हालिया अभी समय पर। अभी तत्काल ये इस पद पर नहीं है। अभी डॉक्टर विनय पाठक जो हैं किसी और पद पर कार्यरत है, लेकिन राजभाषा आयोग के अध्यक्ष नहीं है, हालिया समय तक रहे हैं। तो हो सकता है जब प्रश्न पत्र का निर्माण हो रहा हो, ये बन रहा हो, तो इन्हीं को ध्यान में रखा गया हो, ये नाम दिखा हो। तो फिलहाल अभी वर्तमान में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो
इन दोनों का नाम कभी भी इस पद से संबंध में आया ही नहीं, अर्थात इन दोनों का संबंध इस पद से है ही नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो जाएगा। विनय पाठक कुछ समय के लिए हालिया समय तक रहे हैं, अभी नहीं है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष होने के कारण आप इसे सही आंसर मान सकते हैं, लेकिन इसमें दो भ्रम है कि एक तो ये नहीं स्पष्ट है कि राजभाषा के स्तर राज्य के स्तर पर पूछा गया है या राष्ट्र के स्तर पर, ठीक है। और चूंकि अभी ये पद पर नहीं है तो एक ये थोड़ी समस्या है, लेकिन नजदीकी मामला डॉक्टर विनय पाठक के साथ जुड़ता है, तो हम इसे एक सही उत्तर के रूप में देख सकते हैं। अब अगले सवाल की बात करें तो आपको देखिए भाषा संप्रेषण को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार का उल्लेख करना है। फिर यहाँ पर सवाल आया भाषा संप्रेषण, और आप देखिए यहाँ पर प्रकार को मैंने यहाँ पर पहले ही संभावित प्रश्न में बताया आप लोगों को। परिभाषित करते हुए यहाँ परिभाषा भी देखिए स्पष्ट नजर आ रहा है, केवल अंतर क्या है कि यहाँ पर भाषा को जोड़ दिया गया है और कुछ नहीं, केवल संप्रेषण है आपके सिलेबस में और यहाँ भाषा शब्द को जोड़ दिया गया है। बहरहाल उत्तर एक ही होगा, तो ये तो एक यहाँ पर सीधे सीधे मैच कर रहा है। अब बात आगे देखिए, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जब समास वाला है ना, समास को परिभाषित करते हुए उसके भेदों को स्पष्ट करे, इस प्रश्न के उत्तर में ही आपका ये सवाल जो है ये पूरी तरह से समाहित है, एकदम मिला हुआ है। उसके बाद चौथे प्रश्न को देखिए, यहाँ पर संक्षेपण से आप क्या समझते हैं, विस्तृत चर्चा करें, और यहीं पर गुणों का भी उल्लेख हो जाता है, इसके लिए आपको वीडियो प्लेलिस्ट में नजर आएगा। और शाब्दिक अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर को बतलाइए, तो ये भी कहीं ना कहीं इसी में समाहित है। जब आप प्रकार पर बात करेंगे, विस्तृत चर्चा कर रहे हैं, तो पूरी तरह से शाब्दिक अशाब्दिक एकदम सामान्य और काफी अच्छा प्रश्न है, इसको अटेम्प्ट किया जा सकता है, बेहद सामान्य, इसका उत्तर सभी को पता होता है। तो कुल मिला के ये प्रश्न भी हमारा मैच कर रहा है, पूरा का पूरा जो संभावित प्रश्न में अनुमान लगाया गया था। अब ध्यान दीजिए, 18 अप्रैल 2024 को फर्स्ट सिटिंग में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनके प्रश्न पत्र को यदि देखें तो पहला सवाल है कि भारत में आधिकारिक भाषाओं की संख्या कितनी है। तो मूल रूप से आपको ये ध्यान देना है, आधिकारिक भाषा की जब हम बात करते हैं ना, तो 8वीं अनुसूची में जो समाहित है भाषा, उन्हीं को एक तरह से आधिकारिक भाषा कहते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा 22। अब देखिए, बंदर धुड़की मुहावरे का अर्थ बताइए। तो बंदर धुड़की, ये जो मुहावरे में जो 3 ऑप्शन आपको मिला है ना, ये थोड़ा थोड़ा आपको बहुत नजदीकी मामला ले जा रहा है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर डर जाना और घबरा जाना, सबसे पहले हम ऑप्शन को समझेंगे। जब भी प्रश्न के साथ दिए गए ऑप्शन में थोड़ा दिक्कत आए समझने में, पास पास का अर्थ लगे, तो पहले ये समझिए, बंदर धुड़की का मतलब होता है बंदर जैसी शक्ल बनाकर दूसरे वाले को डराना। तो कहते हैं ना, बंदर धुड़की मत दिया करो, अर्थात बंदर की तरह मुंह बना के डराओ मत, क्योंकि ये झूठा भय है एक तरह से। तो डर जाना और घबरा जाना ये व्यक्तिगत भाव को प्रकट कर रहा है। कोई व्यक्ति डर जाता है, घबरा गया, ये व्यक्तिगत सीमा है। लेकिन झूठा भय ये सीधे सीधे इस बंदर धुड़की के निकट जा रहा है। अगर हम यहाँ 1-2 शब्द जोड़ दें, झूठा भय पैदा करना, तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे बंदर धुड़की का मतलब हुआ झूठा भय पैदा करना। तो का नंबर आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आकाश में चरने वाला के बदले एक शब्द लिखिए। तो देखिए, गगनचुंबी का मतलब होता है आकाश को चूमने वाला। आपको हर शब्द का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, चूमने वाला, ठीक है। विहग का मतलब होता है पक्षी, और नभचर, नभ मतलब होता है आसमान या आकाश कह सकते हैं। तो आकाश में चढ़ने वाला नभचर, ये बिल्कुल सही आंसर हुआ। आप यहाँ पर सारे शब्द के अर्थ को जानने के साथ साथ सही उत्तर को भी देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि अप्सरा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो आपको यहाँ पर देवबाला शब्द नजर आ रहा है, सही उत्तर तो पहले यही है, इसी को मैं बता दूं, देवबाला अर्थात अप्सरा। विद्याधरी का मतलब होता है उच्च शिक्षित।
उच्च शिक्षित, ठीक है। और नलिनी क्या है ना, एक तरह से संज्ञा है, इसको नाम में प्रयोग करते हैं और इसका अर्थ कमल भी होता है। तो अब आप समझ पा रहे हैं, देवबाला सीधा सीधा सही उत्तर हो रहा है। अब बात करते हैं इनमें से झारखंड की द्वितीय राजभाषा कौन है। तो सबसे पहले तो आपको ये लिस्ट जानना चाहिए कि झारखंड की जो राजभाषा है ना, झारखंड की राजभाषा की बात करें राजभाषा, और वो भी झारखंड की, तो आपको देखिए बिहार और झारखंड से संबंधित राजभाषा को यहाँ पर पूछा गया सवाल, बिहार से भी एक प्रश्न पत्र में। तो यहाँ ऑप्शन में आपको दिया है हिंदी, मगही और संस्कृत। और ये झारखंड की जो राजभाषा है उसमें मगही, भोजपुरी, मैथिली है। इसका आप लिस्टिंग कर लीजिए, मगही, भोजपुरी, मैथिली। एक भाषा और है मगही, भोजपुरी और मैथिली के बाद अंगिका भी है। तो आपके प्रश्न से संबंधित अगर इस जानकारी को मैच कराया जाए तो आप देखिए यहाँ पर द्वितीय राजभाषा पूछा गया है, ये ध्यान दीजिए, झारखंड की द्वितीय राजभाषा कौन है। तो द्वितीय राजभाषा जो है वो मगही है, सही उत्तर। क्योंकि आप देखिए इस लिस्ट में जो है हिंदी और संस्कृत दिया गया है, झारखंड की द्वितीय राजभाषा के लिस्ट में इन दोनों का नाम नहीं है, ठीक है। तो मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, ये 4 झारखंड की द्वितीय राजभाषा है, जिसमें से मगही ठीक ठीक हमारा मैच हो रहा है, बाकी 2 तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब आगे बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ संक्षेपण, ठीक, 18 अप्रैल फर्स्ट सिटिंग, ध्यान दीजिए संक्षेपण की परिभाषा लिखते हुए शैलीगत नियम। तो आपको वीडियो उपलब्ध है, संक्षेपण की परिभाषा के साथ विषयगत और शैलीगत नियम को व्याख्यायित किया गया था। संप्रेषण की आधुनिक विधियों पर प्रकाश डालें, ये इस लिस्ट में नहीं है। समास है, देखिए समास को परिभाषित करते हुए इसके प्रकार का सा उदाहरण चर्चा करें। तो समास यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन मैच कर रहा है, परिभाषित करते हुए उसके भेदों को स्पष्ट करें, ठीक। और ये क्या है, पल्लवन क्या है, उसकी उपयोगिता बताएं। तो पल्लवन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5, और उसके नियमों को जब स्पष्ट करेंगे तो उपयोगिता सहज तौर पे स्पष्ट हो जाती है, बस बात को घुमा के लिखना है, उत्तर वही है। नियम और पल्लवन क्या है, जैसे ही आप लिखते हैं तो उपयोगिता ठीक वहीं पर स्पष्ट होती है, बस एक लाइन जोड़ देना होता है कि इतनी व्याख्या के बाद इसकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। तो इस तरह से ये तीनों मैच कर गए हैं। अब संप्रेषण का हम देखते हैं। देखिए संप्रेषण को लेकर ये यूनिट क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो है, संप्रेषण की आधुनिक विधियों पर अपने विचार प्रस्तुत करें। तो जब आप संप्रेषण के प्रकार बतला रहे हैं ना और माध्यम बतला रहे हैं, तो इसी में आपको ये आधुनिक विधियां जो है स्पष्ट हो जा रही हैं, क्योंकि आज आधुनिक विधियां एकदम प्रासंगिक है, हम जी रहे हैं, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म हैं और अलग अलग तरीके के मंच हैं जहाँ से संप्रेषण हो रहा है, और आज के ज़माने में संप्रेषण तो और असीमित हो चुका है। तो यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल ये मैच कर रहा है। अब देखिए भारत की एकता, एक सवाल और आया हुआ है, भारत की एकता उसकी विविधताओं में छिपी हुई है, इस कथन का पल्लवन करें। तो पल्लवन कैसे किया जाता है, जब ये नियम स्पष्ट हो गया है तो आप आसानी से इसका पल्लवन कर चुके होंगे। आप डेट को ध्यान दीजिए, 18 अप्रैल फर्स्ट सिटिंग में। अब बात करते हैं 18 अप्रैल के सेकेंड सिटिंग में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है, जिन विद्यार्थियों ने, उनके लिए ये प्रश्न था कि इनमें से झारखंड की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है। तो झारखंड में जो सबसे अधिक भाषा बोली जाती है वो खोरठा है। अगले सवाल की ओर देखें तो देखिए, अपनी इच्छा से सेवा करने वाले के लिए आपको एक शब्द लिखना है, एक शब्द। तो अपनी इच्छा से जो सेवा करता है ना वो स्वयं सेवक कहलाता है। आत्मनिर्भर का मतलब जो अपने ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो, और स्वावलंबी का अर्थ होता है जो खुद के लिए धन अर्जन करके अपनी आजीविका चला ले, खुद अपने पैरों पर खड़ा है, वो स्वावलंबी हो गया। तो स्वयंसेवक अपनी इच्छा से जो सेवा करते हैं स्वयंसेवक कहलाते हैं। अब यहाँ इस प्रश्न पे गौर कीजिए, इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। देखिए यहाँ पर ट्विस्ट है, 8वीं अनुसूची में नहीं है, ऑप्शन में है बंगाली, उड़िया और भोजपुरी। तो आपको यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है, सबसे पहले जानकारी तो आप ये लीजिए कि 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था।
अभी जो सेमेस्टर 2 में एईसी हिंदी के बच्चे इस वीडियो को देखेंगे या जब वो एग्जाम देंगे, हो सकता है ये सवाल आपके प्रश्न पत्र पे आ जाए। तो आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लीजिए कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला था। हिंदी अभी भी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रभाषा नहीं है, तो ये ध्यान देने की बात है। अब देखिए, भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद देखिए 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। हो सकता है सवाल ये भी पूछे कि किस अनुसूची में दी गई है कि सारे भाषाओं को सम्मान, तो वो 8वीं अनुसूची होगा। और कितनी भाषा है, तो संख्या टोटल नजर आ रही है, आप देखिए असमिया, बंगला, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये 22 भाषाएं हो गई। तो अब आप मैच कीजिए कि इनमें से कौन सी नहीं मिल रही है। तो सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है। सीधा सीधा भोजपुरी इस लिस्ट में नजर नहीं आ रहा है, इसका सही उत्तर भोजपुरी होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। इनमें से बंदर का पर्यायवाची लिखना है आपको। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कुरंग का मतलब होता है, कुरंग का मतलब होता है हिरण और केसरी का मतलब होता है शेर। तो शाखा मतलब क्या होता है, शाखा का अर्थ हो गया डाल, ठीक है। तो बंदर क्या है, एक डाल से दूसरे डाल पे उछलते रहता है, कूद करते रहता है, तो इसका सही आंसर शाखा मृग हुआ। शाखा मृग पूरी तरह से सही आंसर है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, क्योंकि जब भी आप आंसर शीट पे अपना सारा डिटेल्स भरते हैं वहां पर आपको दिखता है लिपि लिखने के लिए। तो सबसे पहले आप इस स्पेलिंग को अच्छे से लिख लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने विद्यार्थियों ने देवनागरी लिखा है, देवनगरी या दीर्घ ई की मात्रा या हर्ष ई डाली है, कितने लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। और जिनका थोड़ा गलत हुआ है, हर्ष ई दे दिए हैं या देवनागरी न करके उन्होंने देवनगरी लिखा है, वो भी ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहले तो सही उत्तर देवनागरी है, लेकिन अब दो नाम आपको नजर आ रहे हैं लिपि के, इन्हें भी जान लेते हैं। तो गुरुमुखी जो है वो पंजाबी भाषा की लिपि है, गुरुमुखी। और रोमन आपको पता है ये अंग्रेजी भाषा की है। तो इस तरह से क्या है, हो सकता है आपको ये सारी चीजें याद रखनी चाहिए, आगामी कभी भी भविष्य में कहीं भी ऐसे सवाल आ सकते हैं। अब बात करते हैं तो संभावित प्रश्न की, जो कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा को परिभाषित करते हुए हिंदी भाषा के महत्व को बतलाएं। ये एक सवाल ऐसा है ना जो आपके सिलेबस में सीधे सीधे तो नहीं है, लेकिन ये मान सकते हैं कि आप जब एक सामान्य व्याकरण की चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो इस सवाल का उत्तर पता होना लाजमी है। इसीलिए यहाँ पर बहुत ही कॉमन सेंस के दौरान इस क्वेश्चन को यहाँ पूछ दिया गया है। बहरहाल तीसरे प्रश्न को आप देखें कि पल्लवन की परिभाषा देते हुए कुशल विस्तारक गुणों को लिखें। तो पल्लवन यहाँ 5 नंबर पर मैच कर रहा है। आप फिर से सिटिंग देख लीजिए, सेकेंड सिटिंग में 18 तारीख को संप्रेषण की जो बात हो रही है, यहाँ पर देखिए संप्रेषण 1 और 2 में संप्रेषण को परिभाषित करते हुए इसकी विधियों पर चर्चा करें। तो यहाँ पर जब हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं तो एक तरह से आपको हिंट्स दे दिया गया था कि आपको संप्रेषण की तमाम चीज़ों पर बात करनी है। इतने सवाल यहाँ से सीधे सीधे मैच कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है समास की परिभाषा देते हुए। तो यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन सीधे सीधे समास को परिभाषित करते हुए यहाँ पर प्रकार लिखा है, मैंने आपको उदाहरण स्वरूप भेद बतलाया था, सीधे सीधे मैच कर रहा है। फिर से ध्यान दीजिए 18 अप्रैल सेकेंड सिटिंग को। और ये क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर, पल्लवन क्या है और दिए गए कथन को पल्लवित करें। विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं, पर अपनी भाषा सर्वोपरि है, पर अपनी भाषा सर्वोपरि है। ये आपको नजर आ रहा है। और ठीक यहाँ पर इस जगह देखिए आपको ये करवाया गया था कि विदेशी भाषा का विद्यार्थी होना बुरा नहीं, पर अपनी भाषा सर्वोपरि है। ये महात्मा गांधी का गठन है और ये पूरा वीडियो जो है पल्लवन के उदाहरण पर आधारित है और पूरा पल्लवन करके बतलाया गया था। तो ठीक जो यहाँ पर एक अनुमान लगाया गया था वही प्रश्न आपको यहाँ स्क्रीन पर या 18 तारीख को सेकेंड सिटिंग में जिन्होंने एग्जाम दिया है ठीक यही प्रश्न आया है। कितना सटीक विश्लेषण है। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी,
ये आपको लोगो नजर आ रहा है और इस लोगो को ये जो बार कोड है, इस बार कोड के जरिए आप सीधे सीधे एप्लीकेशन पे आ सकते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में जिन भी विद्यार्थियों का AC हिंदी होगा वो E2E के लोगों को पहचान ले और इस बार कोड को स्कैन करके आप सीधे एप्लीकेशन पे जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ वीडियो के साथ साथ PDF मटेरियल भी प्रोवाइड करा जाएगा और मटेरियल जो प्रोवाइड होगा उसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। आपके इस प्रश्न पत्र के आधार पर जो सेमेस्टर 1 में देश मिला है उसके आधार पर और नई चीजें भी जोड़ी जाएंगी। तो सेमेस्टर 2 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप ठीक इसी तरह से हमारे इस विश्लेषण को फॉलो करें, सीखें, सारे वीडियो को अभी से देखें और अपने एग्जाम की तैयारी में लग जाएं। तो मिलते हैं, इसी तरह बने रहिए आप लोग, अच्छे तरीके से एग्जाम को देते रहिए, हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और सबसे बड़ी बात कि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अब आप एप्लीकेशन पे आइए और सीधा संवाद स्थापित कीजिए। धन्यवाद।